चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उसका लेक्चर नंबर 57 है और आज हम देखते हैं कितने लोग क्वालिफाई कर पाते हैं आज का कट ऑफ। और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द 9 मार्क्स। तो याद रखिएगा सिर्फ एक गलती हो सकती है आपसे, एक से ज्यादा गलती होगी तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आप 9 क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एमसीक्यू सीरीज। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट कुड बी एन इजी क्वेश्चन अगर आपने पॉलिटी की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंटर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन। याद रखिएगा प्रेसिडेंट के पास एक पार्डनिंग पावर रहता है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है। क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आर्टिकल 71, 72, 73 या आर्टिकल नंबर 74। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्टी है, तो याद रखिए आपकी पॉलिटी वीक है और मैं आपको कहूंगा आपको स्टार्टिंग से पॉलिटी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और पॉलिटी कोर्स को जरूर देखें। ऐसे इजी क्वेश्चन तो आप बाएं हाथ से बना सकते हैं। तो आई थिंक लोगों ने मार्क कर लिया होगा जिसको बेसिक आइडिया पता होगा। यस, इट्स करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 72। ओके, तो याद रखिए 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होता है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है। तो याद रखिए गवर्नर का पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में मेंशन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा आपको बताना है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर। ओके, मैं 2 बता रहा हूं, 3 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर में एक होता है पार्डन, दूसरा है कम्यूटेशन। ओके, तो मैंने 2 बता दिए आपको, पार्डन एंड कम्यूटेशन। रेस्ट जो 3 हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये सब नहीं याद है तो याद है कि आपको पॉलिटी स्टार्टिंग से करने की जरूरत है और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट को विजिट करें और वहां पे पॉलिटी कोर्स को एनरोल करें, तभी जाकर आपको इतने इजी क्वेश्चंस बन पाएंगे। इट इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। ओके, तो याद है कि इसका करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आर्टिकल नंबर 72। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। पूछा गया यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिनिक्स आश्रम है जिसको फाउंड किया था महात्मा गांधी ने, पहला स्टेटमेंट। सेकंड एक वर्क है याद रखिए लाइफ डिवाइन, ये वर्क जो है अरबिंदो घोष का है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट 1765 में ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिया था दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, 3 स्टेटमेंट ये दिया है और चौथा लिखा है सारे ही करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। तो आपको करेक्ट मार्क करना है। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो क्योंकि याद रखिएगा ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इनमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि रॉन्ग हो। ठीक है, और ये अगर आपको याद होगा 1765 में ब्रिटिश ने ये डिवाइन राइट्स लिए थे, इससे पहले ही एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था जिसे कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ओके, आपको मुझे बताना है ये बैटल ऑफ बक्सर किन दोनों के बीच में हुआ था। ओके, विच आर द 2 पार्टीज, एक तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरे साइड की पार्टी कौन थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन ब्रिटिशर्स से बैटल ऑफ बक्सर लड़ रहे थे और वो रूलर्स ब्रिटिशर्स से हार गए थे। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में, जिसका एक इंपॉर्टेंट आउटकम है दैट इज दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वर टेकन बाय ब्रिटिशर्स। ओके, तो मुझे आपको बताना है कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो सेकेंड पार्टी थी जो हारी थी उनमें कौन कौन थे जो वॉर लड़ रहे थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट था ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। ओके, यूपीएससी ने तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, बट स्टेट पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये कि आपको देखिए 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन इसमें कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहा है। तो आप कहेंगे ऐसे सर तो देयर आर लॉट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम कैसे याद करें। तो अगेन आई कुड से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, आप ऐसा नहीं कि सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर याद कर लें, बट देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने अगर गो थ्रू कभी किया होगा तो शायद आप आंसर मार्क कर सकते हैं, और नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को याद करने के पीछे मत बैठ जाइएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज DRS वर्मा। तो देख सकते हैं यहां पर 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो याद रखिए RS वर्मा जो है वो कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा इसकी कि कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर कुछ याद रहता है तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन नहीं भी बना है तो इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिए इसलिए कट ऑफ 9 मार्क्स था, ये आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था RS वर्मा। मैं आपको बता दूं अभी एट प्रेजेंटली देयर इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एट प्रेजेंट 2 जो अलग, जो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आपको पता होगा, 2 जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, आप चाहे तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं एंड में बताता हूं पीडीएफ कैसे मिलती है इसकी, तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेसिक तो याद रखना सुकुमार सेन,
पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी याद रखना, दैट इज वीएस रामदेवी। ठीक है, तो ये दो बेसिक क्वेश्चन है कि पहले कौन थे और पहली वुमेन कौन थी। ठीक है, और एट प्रेजेंट कौन है, तो ये आगे लिस्ट पूरी यहां तक कंप्लीट है, सुनील अरोड़ा। तो एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, दैट इज सुनील अरोड़ा। ठीक है, और दो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये लिस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, कभी हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और फोर्थ क्वेश्चन है यहां पर, द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। कहां पर ये पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया गया था। आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन सुनते ही बहुत लोगों को पता होगा। ऑप्शन है पोखरण, बॉम्बे, नेले या तो श्रीहरिकोटा। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज पोखरण, बिल्कुल करेक्ट है। और ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था 18 मई 1974, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करें तो ये डेट ये जरूर याद रखिएगा, 18 मई 1974 में ये पहला एक्सप्लोजन हुआ था। और इस एक्सप्लोजन, इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी पूछा जाता है कि पोखरण में जो अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, याद है न्यूक्लियर जो सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था, उसका नाम क्या था ऑपरेशन का, दैट इज स्माइलिंग बुद्धा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और प्लेस कौन सी थी, दैट इज पोखरण। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए पोखरण कहां, किस स्टेट में लोकेटेड है। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल ट्राई करिए, पोखरण इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हर बार की तरह एक नेशनल पार्क, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है औरंग नेशनल पार्क, याद रखिए मैंने पूछा है औरंग नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है। बता दूं, ये नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, मैंने हिंट दिया आपको, बट आप ऑप्शन देख लीजिए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अब ये चारों ही ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट से मैंने आपको दे दिए। अब आपको औरंग नेशनल पार्क पता होना चाहिए कहां पर है, इट्स एन इजी क्वेश्चन, और नेशनल पार्क से याद होने चाहिए। और आपको पता है असम में फ्लड आया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज असम। तो याद रखिए असम के नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर दैट इज डी, असम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डीजल लोकोमोटिव, याद रखिएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क ऑफ इंडियन रेलवेज लोकेटेड। सो डीजल लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवे कहां लोकेटेड है। ऑप्शन है वाराणसी, चेन्नई, मुंबई या झांसी। तो दैट कुड बी एन इजी क्वेश्चन, अगर आपने स्टैटिक जीके आप याद करते हो तो। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ए, वाराणसी। ओके, स्टैटिक क्वेश्चन है, कट ऑफ क्लियर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट नॉलेज मिल रही है। आप एग्जाम में गलत मत करना, यहाँ तो गलत चलेगा भी, ठीक है। यहाँ का कट ऑफ नहीं भी क्लियर करोगे इट्स ओके, बट एग्जाम का आपको जरूर क्लियर करना है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज वाराणसी। वाराणसी याद रखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क जो इंडियन रेलवे का है वो याद रखना आपको वाराणसी में लोकेटेड है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है इस साल। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 10, 12, 15, 20। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। आई कुड से बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा इसको, क्वेश्चन देखते ही याद होगा आपको। नहीं अटेम्प्ट किया कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी, 15। तो याद रखिएगा 15 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस होते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा एक और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जजेस जो होते हैं 15 जजेस, ये कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। तो 2 क्वेश्चन है, कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है। दैट्स एन वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या वन डे एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 15 है, 2 मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो इसका तो करेक्ट आंसर 15 था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, बेसिक्स कमजोर है पॉलिटी के, प्लीज हमारे कोर्स में जाइए, वेबसाइट पे विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो अभी सीरियस होने की सख्त जरूरत है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिसाइड ओवर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिसक्वालिफिकेशन डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन है इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कमिटी सेट अप बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो दैट्स एन इजी क्वेश्चन, आई कुड से यस, इट्स करेक्ट आंसर सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमेंबर, ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा डिसक्वालिफिकेशन विल बी डन बाय हुम, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और स्पीकर जो होता है, याद रखिएगा लोकसभा का होता है, वो भी जो एमपीज होते हैं लोकसभा के, उनका एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालिफिकेशन स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है। ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो राज्यसभा के एमपी होते हैं उनका डिसक्वालिफिकेशन
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना सर, डिस्क्वालिफिकेशन आपने पूछा तो कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन वाला कि नॉर्मल वाला। जिन्होंने मुझसे लेक्चर्स पढ़े होंगे वो शायद ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे एमपी बोला हुआ है, तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा तो हो नहीं सकता क्योंकि एमपी तो राज्यसभा के भी होते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है कि याद रखिए अरबिंदो घोष को किसने डिफेंड किया था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में, कौन उनका एडवोकेट बना था। क्वेश्चन यहां पर ये है, ऑप्शन तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, चारों ही ऑप्शन, चारों ही एडवोकेट हैं। अब आपको बताना है कि कौन क्या कहते हैं अरबिंदो घोष का केस लड़ रहा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा, यस इट्स सी आर दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी आर दास से 1908 में याद रखिएगा अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस हुई थी, उसमें ये एडवोकेट रहे थे और इन्होंने बचा भी लिया था अरबिंदो घोष को। उसके बाद अरबिंदो घोष पौंडीचेरी चले आते हैं, वहां अपना आश्रम स्टैब्लिश करते हैं। बट सी आर दास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी फॉर्म की थी 1920s में। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं 1920s में, आपको मुझे बताना उस पार्टी का नाम क्या था, ठीक है। 1920s में वो पार्टी फॉर्म हुई थी बाय सी आर दास एंड और भी कुछ लोग थे, बट सी आर दास इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ओके, चलिए, और सी आर दास को आपको एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं कि इनको देश बंधु बोला जाता है कि दीन बंधु बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि सी आर दास इज नोन एज देश बंधु और दीन बंधु, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वेरी इजी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि आपके जाते आते तो क्वेश्चन सही हो जाए, और ये भी सही नहीं हो रहा है, कोर्स में जाओ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ो पहले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि अ बेंड इन द रॉक ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से जो रॉक बेंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्टिंग, फोल्डिंग, ग्रेबन या नन ऑफ दीज। याद रखिए कंप्रेशन मतलब याद रखिएगा दोनों प्लेट्स का पास आना, जब कंप्रेशन होता है तो बीच वाला पार्ट फोल्ड हो जाता है, उसको हम फोल्डिंग कहते हैं। रिमेंबर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं फोल्डिंग का, इंडिया में हिमालयज आर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। याद रखिए तो फोल्डिंग की वजह से याद रखिएगा हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ है। आप मुझे हिमालय को छोड़ के कोई अदर एग्जांपल बताइए फोल्ड माउंटेन्स का। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां पर फोल्ड माउंटेन्स है, दैट इज फोल्डिंग, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो फोल्डिंग आंसर था। यहां पर हमारी सीरीज खत्म होती है 10 AM सीरीज, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो मैं आपको बोलूंगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। नंबर यहां पर दिया हुआ है, दैट इज 9098676936। याद रखिएगा आपको हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और दिस इज थोड़ा सा एक माइन्यूट कॉस्ट भी है उसमें, 200 रुपीज ईयरली, मतलब 50 पैसे आ डे। तो याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन, हर दिन अगर 10 क्वेश्चन होते हैं तो एक साल में आप मान के चलिए अराउंड 4000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आप एंड में याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को दोबारा वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, बट पीपीटी के थ्रू आप एक बार पीडीएफ के थ्रू उसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं, तो एग्जाम में काम आएगी। जो मैंने लिस्ट दी है वो सब आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, और मेरा मानना अगर आपने करके गए तो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने मेंशन कर दिया है। माइन्यूट कॉस्ट है, इसके साथ आपको इस ग्रुप पे और भी अदर चीजें मिलती हैं, जैसे हिंदू का पीडीएफ, हिंदू एनालिसिस, करंट अफेयर्स, डेली बेसिस में ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो जिसने भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ओके, और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, इससे ऑफ कोर्स डुअल वे कम्युनिकेशन हो, आप भी कुछ कमेंट करें, मैं भी यहां से कुछ क्वेश्चन पूछूं, हम लोग ज्यादा चीज कर सकें विद इन 10 और 15 मिनट्स। ओके, और अगर किसी को डाउट क्वेरीज है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और जरूर बताइए आपका कट ऑफ क्या क्लियर हुआ, अगर नहीं भी हुआ जस्ट रह गए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आप क्लियर करना, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है प्लीज जरूर कमेंट करें। प्लस जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, जाते जाते आप लाइक जरूर करके जाएं। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट लाइक करें अगर आपको पसंद आया, इसमें हम और मोटिवेटेड रहें और इन क्वेश्चंस को हम लगातार हर दिन की तरह लाते रहें आपके सामने। थैंक यू।